हेलो बच्चों पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। लाइन टू लाइन हमने करना है। लाइन टू लाइन में कोई वीडियो नहीं आपको मिलेगी, लाइन टू लाइन करना है। मेरे साथ पेशेंस रखना। चलो लेट्स स्टार्ट। आगे जी, फर्स्ट जो चैप्टर शुरू होता है तो मैं बता दूं चैप्टर में है क्या सारा। ठीक है, अब हमने पढ़ना कैसे है, मैंने लाइन टू लाइन आपको पढ़ाना है और उसके साथ साथ हर पैराग्राफ के ऊपर, हर लाइन के ऊपर क्वेश्चन बताए जाने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो हम साथ साथ में आपने बुक भी लेनी है और पेन भी लेना है और साथ साथ में फिर पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। और जितने जो क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, और जो सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो साथ साथ में आप लोग मार्क भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर जो शुरू होता है, चैप्टर ये एक पिक्चर का शुरू होता है और सबसे पहले क्या है कि इस पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके ऊपर। एक पिक्चर में आता है कि पिक्चर में किसने बनाई है, कब बनाई है ना, पिक्चर का नाम क्या है, पिक्चर में क्या शो हो रहा है, वो सारा कुछ हमें बताना है। पिक्चर में आप देख लो, ऊपर जीसस क्राइस्ट आ गया, एंजल्स आ गए, तो कंट्रीज आ गई, कंट्रीज लोग आ गए, तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गया। ये सबका मीनिंग है, कोई भी एक किसी का भी मीनिंग पूछ लेंगे वो लोग। फिर आ गया कि हम ये बताएं कि लोग हैं ये क्या शो कर रहे हैं और एंजल्स वहां पे क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग है, किसने बनाई? फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो उसने पेंटिंग बनाई है और कब बनाई है? 1848। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। वो कौन सी कंट्री का बंदा था? वो फ्रेंच आर्टिस्ट था। ये इसका बंदा आता है। उसने कितनी पेंटिंग बनाई? 4 सीरीज बनाई है, 4 बनाई। ये जो पेंटिंग है ये कितने नंबर की है? तो ये पेंटिंग ये फर्स्ट प्रिंट है। इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है, ये इसका नाम आ गया, ठीक। और उसमें वो एक फिर आगे आता है कि इसमें क्या शो हो रहा है, लोग क्या शो कर रहे हैं। दिस पेंटिंग शोज, जो सीरीज है ये क्या शो कर रही है? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें जो मैन वेमन सारे एजेस के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ये मार्चिंग एक लंबी एक ट्रेन की तरह जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दे आर ऑफरिंग होमेज, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जब उसके पास में जाते हैं। अच्छा, अब उसमें आता है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसमें क्या कुछ है, क्या शो कर रही है, ये देख लेते हैं हम। अब आ गया कि उसके हाथ में क्या कुछ पकड़ा हुआ करके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या था, वो लिबर्टी कैसे शो होती थी? एज ए फीमेल फिगर। यहाँ भी देख लो, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है? रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। उसकी शी बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। आप देख लो उसमें। और साथ में क्या है, जमीन के ऊपर क्या पड़े हुए हैं? ऑन द फोरग्राउंड शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। In Ethiopians, in Sorio's Ethiopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations. पहले आपको समझा देता हूँ सारा है क्या। पहले क्या था कि पहले पूरे यूरोप में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, जो हमने 9th में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1789 में आई है, उससे पहले पूरे वर्ल्ड में मोनार्कीज थी। फिर फ्रांस में क्या आ गया? फ्रांस में रेवोल्यूशन आई करके वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है। अब ये जो बंदा है फ्रेडरिक सोरियो, वो ये ड्रीम कर रहा है, क्या ड्रीम कर रहा है? इथोपियन विजन। इसका मतलब क्या होता है? ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। मतलब उस समय ऐसा लगता था कि ये हो नहीं सकता है कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि वहां पे मोनार्कीज थी। तो ये बंदा उस समय ऐसा सोच रहा है, ऐसा विजन ले रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस है, मोनार्की रूल्स है, ये मोनार्की का रूल है। मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ द किंग। जो किंग्स का रूल सारा खत्म हो गया है, उसके जो डेड रिमेन्स है वो कहाँ पड़े हुए हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे फोरग्राउंड पे पड़े हुए हैं। वो ये बता रहे हैं। और जितने भी लोग हैं वो लोग हैं लाइन पे लगे हुए करके। और जो लोग हैं, लोग क्या शो कर रहे हैं? लोग शो कर रहे हैं नेशंस। और जो एंड देयर फ्लैग्स
और नेशनल कॉस्ट्यूम, ये सारा शो हो रहा है। फिर आता है कि शुरू आगे कौन है, लीडिंग द प्रोसेशन, पूरी लाइन में सबसे आगे कौन है, जो पासिंग बाय स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। तो वो कह रहा है उस समय ये पहले ही नेशन स्टेट बन चुकी थी। फिर कौन आ गया, फ्रांस। फिर उसके बाद आ गया फ्रांस। फ्रांस को कैसे शो किया है, ठीक है, पेपर में आया कि फ्रांस को कैसे शो किया उनके। अब फ्रांस आ गया, ठीक है। अब फ्रांस इज आइडेंटिफाइड बाय ट्राई कलर। नाइन्थ में पढ़ा था, फ्रांस का फ्लैग का कलर ट्राई कलर आ गया। उसके बाद फ्रांस के बाद कौन आ रहा है, फॉलोड बाय जर्मनी। अच्छा, कौन से कलर के फ्लैग है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। अच्छा सुनो, एक बार में आप लोगों को ऐसे लाइन टू लाइन के बीच में क्वेश्चन आएगा कि जो फ्रांस के बाद कौन सी कंट्री आ रही है, 4 कंट्री का नाम लिख देंगे कि विच कंट्री इज फॉलोइंग द फ्रांस। तो फिर जर्मनी आ गया, 4 कंट्री। फिर यहाँ आएगा कि जो ब्लैक, रेड एंड गोल्ड इज द कलर ऑफ विच कंट्री, जर्मनी। तो इस तरह से लाइन टू लाइन हमें ये पूरा अच्छे से पढ़ना है, 1 मार्क्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर आगे इंटरेस्टिंगली, जब सोरियो व्हेन ही क्रिएटेड द इमेज, जब पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट, इकट्ठे नहीं थे, तब की उसने बना दी थी, और जर्मनी अकेला था, मतलब और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड था। हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन जर्मनी में। अब आ गया फॉलोइंग द जर्मन पीपल। फिर कौन से आ गए, पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, ये कंट्रीज का नाम है जो उसके बाद आ गए। फिर पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर क्राइस्ट और एंजल्स हैं, जो ऊपर सीन के ऊपर है, वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं। क्राइस्ट और एंजल्स किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, दे आर सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी, मतलब ब्रदरहुड को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा पेंटिंग के ऊपर। अगर पेपर में सपोज ऐसे क्वेश्चन डालने ही हो तो क्वेश्चन क्या डालेंगे, तो क्वेश्चन ये आएगा, राइट अबाउट द फ्रेडरिक सोरियोस पेंटिंग। तो ये पेंटिंग पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और साथ में ये वाला है ना, ये आपने रीड जरूर करना करके, क्योंकि जितने भी कॉम्प्रिहेंशन है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे इसमें पैराग्राफ में से आ जाते हैं। ये सारे सोर्सेज आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अब आ गया, ये तो हमारा पूरा टॉपिक पहला खत्म हो गया। उसके बाद आ जाओ, फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड द नेशन स्टेट। ये हमारा नेशन स्टेट है, ठीक है, और ये हमारा आ गया मॉडर्न स्टेट आ गया। दोनों में डिफरेंस बताना है। सुनो है कि मॉडर्न स्टेट का मतलब आ गया मोनार्कियल रूल, जो किंग का रूल आता है, उसको बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। और जो नेशन स्टेट है, जब पूरे देश के लोगों में वानस की फीलिंग होती है, एकता की फीलिंग होती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो पूरे फिर इंडिया वाले, ठीक है, उसमें एकता की, वानस की फीलिंग आती है। तो उस समय इंडिया का है पूरा एक नेशन स्टेट होता है, नेशन होता है, इंडिया कंट्री में नेशन होता है पूरा, जिसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं, एकता की फीलिंग आती है, वानस की फीलिंग आती है, यूनिटी की फीलिंग आती है। तो वो आ गया वो कंट्री, ठीक है, जिसमें यूनिटी की फीलिंग है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट होगी, नेशन स्टेट। और जहां पे मोनार्की रूल है, वो क्या होगा, वो मॉडर्न स्टेट होगी। वहां कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखना है। अब आ गया द कॉन्सेप्ट, यहां से पहले मॉडर्न स्टेट करते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच, उसमें यहाँ के सेंट्रलाइज पावर, किंग, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, एक फिक्स टेरिटरी के ऊपर, वो पूरे एरिया पे लॉन्ग टाइम के लिए रूल करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका किसका आंसर आएगा, मॉडर्न स्टेट का। और नेशनल स्टेट का आंसर यहाँ से शुरू होता है। नेशनल स्टेट क्या आएगा, इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजंस, नॉट ओनली द रूलर्स, केम टू डेवलप a sense of common identity and shared history और descent। यहाँ तक आपका आंसर किसका आएगा, ये आपका आंसर आ गया नेशनल स्टेट का। ठीक, मैं कलर से कलर में चेंज कर देता हूँ, उसमें आपको देखना। तो ये वाला हमारा नेशन स्टेट का आ गया, ये आंसर, ठीक, ये नेशन स्टेट का है, और ऊपर वाला हमारा उसका। चलो जी, अब ये हमारा खत्म हो गया पेज। अब चलो आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे फिल्म आती है बाहुबली 1, बाहुबली 2, ठीक है, और सिमिलरली क्या है कि जो 9th में हमने किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की आगे कंटिन्यूटी आ रही है, कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर। तो वहां से ही हम शुरू करने लगे हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पे हमने छोड़ा था। तो पहले जो सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन हमको आता है कि पूरे यूरोप में
पूरे यूरोप में जो फीलिंग है, जो देशभक्ति की फीलिंग है, वो कौन सी कंट्री में सबसे पहले राइज हुई थी? वी आ गया वेयर यू सी द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। और ठीक है, वो कहाँ पे थी? फ्रांस में हमने देखा था नेशनल मतलब देशभक्ति की फीलिंग। वो कब देखी थी? ड्यूरिंग 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, तब पीपल ऑफ फ्रेंच के अंदर हम लोगों ने नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनलिज्म लव फॉर द कंट्री, वो फीलिंग हमने ये देखी थी करके। क्यों? अब पहले क्या था कि जो पहले फ्रांस क्या था, फुल फ्लैश एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर लुई 16 में पड़ा था कि लुई 16 के अंडर ये पूरा फ्रांस था। लेकिन क्या हो गया कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हो गया, सारी जो पावर है, सॉवरेनिटी का पावर, मोनार्की तो किसके हाथ में आ गई है? लोगों के, बॉडी ऑफ सिटीजन के हाथ में आ गया। अब रेवोल्यूशन ने क्या कहा? रेवोल्यूशन ये के टाइम पे ये डिक्लेयर हो गया, क्या हो गया कि जो पूरे फ्रांस की डेस्टिनी है वो कौन डिसाइड करेंगे? पीपल ऑफ फ्रांस। तो ये हमने क्या, इट वाज द पीपल ऑफ फ्रांस हु विल कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप द डेस्टिनी ऑफ फ्रांस। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपली ये आएगा, बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि वेयर वुड यू फाइंड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? तो आगे आंसर फ्रांस। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, इसमें ना पूरे चैप्टर में अगर अराउंड लगा लो, अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। मतलब अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा चैप्टर बहुत बड़ा लगता है, तो 10 क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स वाले, वो जो 3-4 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं, वो तो आपको करके जाने ही पड़ेंगे। वो साथ में बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें लगो 10 5 मार्क्स वाले जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये स्टार्ट हो गया है। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द French revolutionists introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। ठीक है, इसको लिख देंगे एक्सप्लेन। ये वाली लाइन को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन आ जाएगा, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हमने ये कहना है, समझा देता हूँ आपको है क्या एक्सप्लेन। अब जब हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी थी, तो फिर हमने देखा था कि जो सारी जब पेरिस कोड ऑफ हुई थी, फिर उसके बाद लोगों ने कहा था वी विल नॉट डिस्पर्स टिल वी लिबरेट द पावर ऑफ द मोनार्क एंड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। तो उस समय जब फ्रांस के लोगों ने क्या किया कि जब सारा नेशनल असेंबली बन के लोगों का रूल आ गया, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। तो पेपर में ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उन लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, ठीक है? अब कौन कौन से स्टेप्स लिए वो हमें देखना है कि उन लोगों ने कौन से स्टेप लिए। नंबर 1 अब आ गया, फर्स्ट पॉइंट, आप पॉइंट्स बनाते हैं, आइडिया ऑफ ला पात्रिया एंड लीज सिटीजन। अच्छा, आपको 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि ये ला पात्रिया मीनिंग क्या है, हमने कहा था फादरलैंड, लीज सिटीजन मीनिंग क्या है, द सिटीजन। तो ये वाले 2 आइडियाज हैं, इनको एम्फसाइज किया। और फिर क्या है, द नोशन ऑफ इक्वालिटी, कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला आइडिया को किया उन्होंने, इंकरेज किया। नंबर 2 में आ गया जो फ्रेंच ट्राई कलर वो चूज किया है। पहले कौन सा कलर था? रोज स्टैंडर्ड, ये फ्लैग था। रोज स्टैंडर्ड की जगह पे कौन सा शुरू हो गया? फ्रेंच ट्राई कलर, तो वो शुरू हो गया। फिर थर्ड पॉइंट आ गया, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। तो पहले स्टेट जनरल के अंदर बड़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों ग्रुप बन गए, स्टेट जनरल थी, तो उसका नेम क्या पड़ गया? नेशनल असेंबली। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया, ये हो गया थर्ड पॉइंट हो गया। ये फोर्थ पॉइंट आ गया कि न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, मतलब न्यू जो सॉन्ग्स टाइप निकालो करके आप, ठीक है? वो पोइम्स है, सॉन्ग्स है, ऐसी वो लिखी गई, कस्में उठाई है, शहीदों को याद किया, मार्टिर्स कमेमोरेटर मतलब शहीदों को याद किया, कस्में ली उन्होंने, किसके? इन द नेम ऑफ नेशन। फिर आगे फिफ्थ पॉइंट आ गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म लॉज। A centralized administration system was put in place and it formed a uniform law for all citizens। एक
फिफ्थ पॉइंट आ गया कि सिस्टम उन्होंने क्या शुरू किया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया है। और क्या है, सभी लोगों के लिए सेम लॉज आएंगे, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजंस। फिर उसके बाद सिक्स पॉइंट आ गया, कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस थे सारे वो खत्म कर दिए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रेट्स एंड वेजेस वो ऐड कर दिया। ये क्या होता है, क्यों शुरू किया, ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे आराम से। फिर क्या है, और अगला पॉइंट आ गया सेवंथ पॉइंट कि रीजनल डायलेक्ट्स मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको क्या कर दिया, डिस्करेज। उसके बाद क्या हो गया कि जो फ्रेंच है, जो मेन लैंग्वेज थी पेरिस में बोलते थे लिखते थे, दैट बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच लैंग्वेज पूरे देश की लैंग्वेज बन गई। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए, इसमें से कोई भी मिनिमम 5 तो आपने लर्न करने करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया, जो करना है ना 10 टॉप 10 क्वेश्चन, उनमें फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला आ गया हमारा। आगे आ जाओ, आगे वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जब फ्रांस, when the news of the events of France reached in different cities, ठीक है, what happened, यहाँ लिख दो what happened, what happened, ये क्वेश्चन है कि जब फ्रांस में हुआ कि मोनार्की का रूल खत्म हो गया है, उसके बाद लोगों का रूल आ गया, जब ये न्यूज यूरोप की नेबरी कंट्री लाइन में बड़ी हमने जर्मनी आ गई, पोलैंड आ गई है ना, तो उसमें आ गया स्विट्जरलैंड आ गया, फिर बेल्जियम आ गया, डेनमार्क आ गया, तो बहुत सारे नीदरलैंड आ गया, बहुत सारी कंट्रीज हैं। जब ये सारी न्यूज कि फ्रांस में लोगों का रूल आ गया, ये दूसरे पार्ट्स में पहुंची, तो क्या हुआ फिर, व्हाट हैपेंड, क्या स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स उन्होंने क्या कर दिया, दे फॉर्मिंग जैकबिन क्लब्स। नाइन्थ में पढ़ा था जैकबिन क्लब क्या था, द क्लब ऑफ द थर्ड स्टेट, जो पेस्ट्री मेकर, फ्रूट सेलर्स, फ्लावर सेलर, और जो सब जो लो क्लास लोग थे उनका जो ग्रुप था उनको कहते हैं जैकबिन क्लब। तो जैसे जैकबिन क्लब फ्रांस में बने थे, वैसे ही जैकबिन क्लब बाकी पार्ट से बने शुरू हो गए। सबसे बड़ी चीज तो ये वाली आई है। फिर क्या हो गया, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज। तो उन्होंने फ्रेंच आर्मी को इनवाइट किया, ठीक है हम आज हम आपकी हेल्प करेंगे। जब भी कहा वहां पे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ठीक है, एंड मच ऑफ इटली यहाँ पे आ गया। फिर विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी। जब जब जैसे जैसे फ्रेंच आर्मीज आगे गई हैं, तो वो कौन सा आइडिया लेके गई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया बाकी पार्ट्स में लेके गई हैं। तो 3 पॉइंट्स आ गई, ठीक है। तो जैकबिन क्लब्स बन गए, तो एक्टिविटीज जो बाकी पार्ट्स में पहले शुरू होगी, और साथ में क्या आ गया कि जो फ्रेंच आर्मीज ने जो देशभक्ति का आइडिया है वो सारे पार्ट्स में फैला दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन ओकेजनली आता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे आ जाए, दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लगा लो कि जैसे मैं बताऊं, अब आप देख लो, जैसे इंडिया की टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विराट कोहली, कोई भी जैसे कोई भी सेलेक्टर हो, जब भी उन्हें इंडिया टीम चूज करते हैं, विराट कोहली को चूज करना ही करना है। इसलिए कोई भी टीचर हो, जब भी पेपर में क्वेश्चन डालना है, ये क्वेश्चन हम डालेंगे पक्का डालेंगे, तो अच्छे से लर्न करके लिख के देख, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन, ठीक है, सिविल कोड ऑफ 1804, एंड यहाँ फिर ये भी आता है नेपोलियन कोड, ठीक है। बस क्या है, नोट ऑन, राइट ए नोट ऑन, दोनों से कोई भी आए हम यही कह रहे हैं, सेम आंसर है। फर्स्ट पॉइंट मार्क करो, ये हमारा जो कहना है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। अब सुनने से पॉइंट क्या है, इसमें आ गया कि सिविल कोड ऑफ 1804 इट इज नोन एज द नेपोलियन कोड। ये इसने क्या किया, अब देखते हैं क्या कुछ किया। नंबर 1, जितने भी प्रिविलेजेस थे, फैसिलिटीज मिली हुई थी करके, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट सारे खत्म कर दिए। डिड मतलब रिमूव, he removed all the privileges। और क्या बंद कर दिया उसने, इक्वालिटी कर दी बिफोर लॉ, सबको राइट टू प्रॉपर्टी जिसे चाहिए ले लो अपना करके।
द कोड, फिर जो ये जो रूल्स है, कोड मतलब रूल, ये रूल्स कहाँ चले गए? जो फ्रांस के कंट्रोल के अंदर एरिया थे वो सारे रूल्स वहां पे चले गए। फिर और क्या है, इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन ने क्या किया, वहां पे बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम्स थी, उस सारे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम मतलब जमीनी सिस्टम, जमींदार जो नोबल से लोग से पैसे लेते थे, सब सिस्टम बंद कर दिया। एंड फ्री द पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, जो छोटे लेबरर्स थे, पीजेंट्स थे, वो जो जमींदारों के काम करते थे, सबको फ्री कर दिया, सब मैनुअल ड्यू टैक्सेस सब माफ कर दिए। फिर क्या, इन टर्म्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जैसे एसोसिएशंस होती है ना हमारे यहाँ पे, एसोसिएशन होती है, जैसे फार्मर की एसोसिएशन होगी, वर्कर्स की होगी, पीजेंट्स की होगी, डॉक्टर्स की एसोसिएशन होगी, तो ऐसे आर्टिस्ट की एसोसिएशन थी और गिल्ड को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी उन्होंने आर्टिस्ट्स के ऊपर, तो सारी रिस्ट्रिक्शंस ने क्या करती, रिमूव। फिर और क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। ये पॉइंट्स में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस। नंबर 2, ये जो उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंपलीफाई कर दिया। नंबर 3, ये जो अगर पीजेंट्स को फ्री कर दिया टैक्सी से। नंबर 4, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया। पीजेंट्स, नंबर 6, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स, ठीक है, अब उनका क्या है, सबको लगा कि यार अब तो न्यू तरह की फ्रीडम आ गई है ये ना, तो उन्होंने क्या किया, दे एंजॉयड, पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स, दे एंजॉयड न्यू फॉर्म फ्रीडम। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, और तो उन्होंने क्या कर दिया, और दे रियलाइज कि सब जितने भी बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल थे, सबने क्या रियलाइज किया कि यार अब तो पूरा यूनिफॉर्म सेम लॉ चल पड़े हैं और सेम वेट्स है, सेम मेजर्स हैं, सेम करेंसी है, तो इसका फायदा क्या होगा, इट विल हेल्प इन द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पैसा, गुड्स ले जाना आना सब सबके लिए इजी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विराट कोहली ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन का नाम क्या है, नेपोलियन कोड या सिविल कोड, जो भी आगे अपने ये 6-7 पॉइंट हमने कर ली, तो 5-6 पॉइंट हमने लिखने हैं पक्का। उसके ऊपर जो जितनी ये पिक्चर्स आ रही है ना, ये पिक्चर आ गई, ये नीचे आपने पढ़ना है कि ये क्या पेपर में आ जाता है, ये जो लेटर्स हैं ये क्या शो कर रही है, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ है क्या शो कर रही है, ये जो लेटर गिर रहे हैं, ये बंदा कौन है, पोस्टमैन, ये नेपोलियन है, और जो ये क्या शो हो रहा है करके, इट मींस कि जो बैटल लूज हो गई है और सारी टेरिटरीज लूज हो रही है। तो ये पेपर में पूछ लेंगे कि ये क्या शो हो रहा है। फिर ये वाली पिक्चर आ गई है ना, इसमें पूछ लेंगे कि ये पिक्चर में क्या हो रहा है, तो कौन क्या कर रहे हैं, कौन सा ट्री प्लांट कर रहे हैं, प्लांटिंग द ट्री ऑफ लिबर्टी, कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जर्मनी में। तो ये भी आप लोगों ने इसको रीड करना है, ठीक है जी। चलो पिक्चर सारी करनी है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आएंगे। अब आ गया जो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन है, however in the areas conquered the reaction of the local people was mixed। ये हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जो जो एरियाज जीते वहां पे लोगों का रिएक्शन मिक्स रिएक्शन था, कुछ लोग खुश थे, कुछ बाद में गुस्से में आ गए। तो हमने बताना है कि शुरू में लोग खुश थे, लेकिन बाद में लोगों की खुशी वो सारी गायब होगी, तो क्यों गायब होगी वो हमें देखना है। अब ये आगे हमारा ये पूरा आंसर है। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो आपको क्वेश्चन बात करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मेरे अपने कोई नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वो है जो बोर्ड में आ चुके हैं और बोर्ड के अकॉर्डिंगली ही उसके आंसर में आपको मार्क करा रहा हूँ, बोर्ड के आंसर की अकॉर्डिंगली। तो अपनी बुक लेके आपने साथ में मार्क भी करते आना है और ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है। आज अब आ गया इनिशियली शुरू में क्या था कि जो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड है, हर जगह पे ब्रुसेल्स हो गया, ये सारी जगह पर फ्रेंच आर्मीज को सबने वेलकम किया, फ्रेंच आर्मीज पर वेलकम, सबने उसका वेलकम किया आर्मीज का। उनको कहा कि हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी है, हार्बिंगर ने जो लेके आने वाले, ये जो फ्रीडम, लिबर्टी को ना फ्रीडम, ये फ्रीडम लेके, आजादी लेके आने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं उसके। और बाद में क्या होगा, शुरू का जो का जोश था ना, एंथुसियाज्म, वो सारा किसमें टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए। क्या हो गया कि ये जो जितना भी सारे काम कर रहे हैं ना, ये डिनर गो इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है।
क्यों लोग दुखी क्यों हुए? क्योंकि उसने टैक्स इंक्रीज कर दिए थे, सेंसरशिप लगा रही थी कि उसके पीछे मेरा कोई काम नहीं रहेगा। फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन इन द फ्रेंच आर्मी, जब मतलब जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, तो जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उनको भी फौज में भर्ती कर रहे हैं, इसलिए लोग बहुत दुखी हो गए। फिर आ गया ऑल दीज सीम्स टू आउटवेट, मतलब जितने भी उसकी जो थे ना एडवांटेजेस, जिस लोग खुश थे उससे, इसी इन ये चीजों के कारण लोग दुखी हो गए। लास्ट 3 लाइन में है कि लोग उससे नाराज क्यों हुए, नेपोलियन से, इन चीजों के कारण नाराज हुए थे। आज जी ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब जो सेकंड पार्ट शुरू होगा हमारा मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो अब ये पार्ट के लिए तैयार हो जाओ, पहले वाला जो पार्ट में किया है उसको अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2।